आज आत्महत्या रोकथाम दिवस है। बहुत सारे लोग इस खूबसूरत ज़िंदगी को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आदमी इस एक्सट्रीम स्टेप लेने की तरफ प्रवृत्त होता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि कुमार शर्मा हैं। आप उदयपुर में मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। आत्महत्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी डरावने आंकड़े हैं, काफी चिंताजनक हैं। आत्महत्या करने से पहले कौन कौन से ऐसी चीजें या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनसे वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है, जिन्हें हमें पहचानने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आत्महत्या अगर कोई इंसान करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई मानसिक समस्या उसके अंदर हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो मानसिक बीमारी ही हो सकता है कि एक छोटे-छोटे इश्यूज़ भी हैं जो समय के साथ बढ़ गए हैं और वो परेशान होके लास्ट में ये कोशिश करता है। इसका मुख्य जो कारण है, वो है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। तो अवसाद का जो एक ख़ास तौर पे लक्षण होता है, वो होता है कि होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, मतलब अब कुछ ज़िंदगी में रहा नहीं है। ये जब विचार आने लग जाते हैं और लंबे टाइम तक ये परसिस्ट करते हैं, तो इंसान ये कदम उठाता है। और हाँ, ऐसा है कि अगर ज़्यादातर केसेस में अगर इंसान कोशिश कर रहा है, तो संकेत ज़रूर देता है। संकेत कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि घर का परिवार का सदस्य या हमारे जान पहचान का सदस्य कि कुछ दिनों से बिल्कुल अलग रहने लग गया है, बिल्कुल उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है, बार बार ऐसा कहने लग गया है कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ें गैदर कर रहा है, इस तरह की अपने पास रख रहा है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं, और अगर इंसान कई बार ऐसा बोलता है कि मेरा मन ख़राब हो गया, अब ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, तो हम लोग महज ये कह के छोड़ देते हैं कि अपना सोच बदलो, और ऐसा तो परिस्थिति तो होती रहती है। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसको सुनें, उसको समझें, और हम ये करें कि हम उसके साथ हैं। उसको ये महसूस हो कि हम उसके साथ में खड़े हुए हैं, तो उसको मदद मिलेगी, उसे सुने। तो इसीलिए इस बार का जो थीम भी है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। सो इसलिए हम लोगों को साथ में सपोर्ट करके हम लोग बहुत सी आत्महत्याओं को बचा सकते हैं। सर, एक चीज़ है कि आत्महत्या के जो केसेस होते हैं उसमें जो लोअर स्टेटा है वहाँ से लेकर के और बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिल्म लाइन या जो ग्लैमरस ज़िंदगी होती है वहाँ तक के लोग शामिल होते हैं, और अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि इसको क्या दिक्कत थी ज़िंदगी में, क्यों किया ऐसा? तो क्या जीवन के प्रति जो नज़रिया होता है वो तय करता है? जीवन के प्रति नज़रिया अगर चेंज करे आदमी, तो उसके उस माइंडसेट को बदला जा सकता है? देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही कि इसमें कोई रिलीजन या कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस मैटर नहीं करता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर हम इसको ये देखें कि नज़रिया क्या है, तो इसके पीछे बहुत ही बढ़िया हाइपोथेसिस है, बायो साइको सोशल मॉडल। मतलब कि बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, उसके बहुत सारे, कोई फिजिकल इलनेस है उसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, या ब्रेन की अपनी इलनेसेस है, डिप्रेशन एक अपने आप में बायोलॉजिकल डिजीज़ है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, उसके थॉट प्रोसेस अबनॉर्मल चल रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसा बन गया जो कॉप नहीं कर पाया, या फिर सोशल रीजन हो सकते हैं, इतना सोशल प्रेशर बन गया है जो कि उसके लिए उसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, और उसी से मिल के ये सारी चीज़ें एक साथ एक्टिवेट हो जाती है, बायो साइको सोशल मॉडल। तो हमें जो समझना है वो समझना है कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। WHO ने कुछ वीडियोज़ जनरेट किए हैं इस पर, अगर आप देखें तो बहुत छोटे छोटे वीडियोज़, आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे आप यूट्यूब या कहीं भी, WHO की वेबसाइट पे भी, लेट्स टॉक। सो डिप्रेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ये वीडियोस उन्होंने क्रिएट किए हैं कि हम कैसे चीज़ों को बचा सकते हैं, बातचीत करें जिससे कि हम समझ पाएँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर लगता है कि चीज़ें सिर्फ छोटी मोटी हैं तो शायद बातचीत से ठीक हो सकती है, पर लगता है कि चीज़ें बनी ही जा रही हैं और बढ़ी जा रही है, तो मुझे लगता है कि उस केस में मनोचिकित्सक की मदद तुरंत लेनी चाहिए। एक मनोचिकित्सक होने के नाते आपसे पूछना चाहूँगा, लेट्स टॉक आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कही। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, तो क्या वो अपनी बीमारी, अपनी स्थिति के बारे में बात करके अपनी उस स्थिति या बीमारी को कम कर सकता है? ऐसा लगता है कि दबाव कम हो गया है? बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा एक इतना बड़ा होता है कि आप, वो आदमी अपने ही उसमें स्टिग्मा में, बोझ में नीचे दब जाता है और वो उसको बोल नहीं पाता है। और इसीलिए
जब अगर बोलना चालू करता है तो उसका धीरे धीरे कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं, पर यह भी ज़रूरी है कि सामने वाला उसको उस तरह से सुनना भी चाहिए। अगर हम कुछ कमेंट्स ऐसे कर दें जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं, तो वो शायद और बढ़ा सकते हैं, उसको लग सकता है कि आप तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो शायद फिर से बोलना बंद कर देगा। शायद इसीलिए मैं कहूँगा कि कई बार मनोचिकित्सक या एक प्रोफेशनल काउंसलर्स वो इसमें काफ़ी अच्छी मदद कर पाते हैं, क्योंकि वो शायद सुन पाते हैं। तो यस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो बात करें, बोलें, लोग उन्हें सुने, तो दबाव काफ़ी कम होता है। जी सर, इसमें जो आत्महत्या के केसेस होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या डिप्रेशन ही सबसे बड़ा कारण है, या फिर कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके दबाव को सहन नहीं करता और उसका वो प्रेसिपिटेट होती है इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप में? देखिए, आप जो परिस्थिति की बात भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो लैंड अप तो स्ट्रेस, और स्ट्रेस के थ्रू कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ही कन्वर्ट होती है। हाँ, पर ये बात भी सही है, इसलिए मैंने कहा था आपको बायो साइको सोशल मॉडल, तो सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उसमें। उसके अलावा कई बार ये चीज़ें डिफरेंट तरीके से भी प्रेजेंट करती है अलग अलग एज ग्रुप में। अकेला डिप्रेशन एक रीज़न नहीं है, एडिक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है, अल्कोहल, वो भी आगे जाके प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। उसकी वजह से कई चीज़ें अपने आप सामने आने लग जाती है। वो डिप्रेशन कर सकता है, या वो फाइनेंशियल क्राइसिस कर सकता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चों में अलग चीज़ें होती हैं। बच्चों के अंदर इम्पल्सिविटी एक बड़ा कारण होता है। ओल्ड एज में यस, डिप्रेशन मेजर कारण होता है। तो बहुत सारे कारण अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कौन से फैक्टर्स कहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सो इसीलिए आपका जो सवाल था, यस, सोशल फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर, बच्चों का आपने जिक्र किया, आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बहुत दबाव होता है, परफॉर्म करने का बहुत दबाव है, परिवार की तरफ से भी वो दबाव आता है, पीयर ग्रुप का भी प्रेशर होता है। क्या आजकल के केसेस बहुत बढ़ गए हैं इस तरह के, जिसमें बच्चे एक्सट्रीम स्टेप उठाने लग गए हैं, खास करके ऐसे प्रतिस्पर्धी युग में जब बच्चों से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, इलनेसेस हैं, वो 50% कम से कम मान के चलें आप, बचपन में ही चालू होती हैं। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगेन, बायो साइको सोशल मॉडल, क्योंकि वहाँ पेरेंटिंग का एक फैक्टर है, बच्चों का खुद का कॉपिंग कैसा है वो एक फैक्टर है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक सर्वे कंडक्ट किया, उसका रिपोर्ट अभी आया है जस्ट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है स्कूल्स को, कॉलेजेस को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हालांकि पढ़ाई और जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ साथ एक मॉड्यूल जो स्कूल करिकुलम में स्पेसिफिकली होना चाहिए वो है लाइफ स्किल एजुकेशन। तो लाइफ स्किल एजुकेशन मतलब कि एक स्किल्स डेवलप होना, कैसे इस तरह के दबाव जो आपने कहा कि कैसे अगर वो दबाव आते हैं, प्रेशर आता है, तो कैसे उनको डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो एक कला उनको सीखनी होती है। तो उसमें लाइफ स्किल एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर रवि, बच्चों की हम बात करें, खास करके जो तरुण हैं, हमारे युवा हैं, उनमें अपेक्षाएं होती है, परिवार की अपेक्षाएं होती है। अगर उन्होंने गोल सेट किया है ए और वो उन ए नहीं मिलता है, उनके पास प्लान बी नहीं होता है, उनको लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में हो गया है, अब कोई देयर इज़ नो वे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे बच्चों को? क्या हमेशा कोई न कोई रास्ता होता ही होता है? देखिए, यहीं पे जो मैं लाइफ स्किल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल खास तौर पे लाइफ स्किल पे काम कर रहा हूँ उदयपुर सिटी में, बहुत से स्कूल के साथ अटैच्ड हूँ। लाइफ स्किल का मतलब ये है, जो आप प्लान ए प्लान बी करें, जो अल्टरनेटिव्स, वो अल्टरनेटिव्स हम उन्हें सिखाते हैं कि अगर ये रास्ता बंद है तो इसका मतलब ही नहीं कि ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आपको मान लीजिए हो सकता है कि आपको ये टीचर्स नहीं सुन पा रहे हैं, या कहीं पे कोई बुलिंग हो रहा है, या मान लो होता है कि आप पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप पढ़ाई के अंदर अव्वल नहीं आ पाए हैं, तो जो सेल्फ प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है, उसको कैसे अल्टरनेटिव वे में डील करना है, और क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। क्या हमारी सोसाइटी इस तरह की हो गई है कि जो अव्वल नहीं है उन बच्चों के लिए किसी तरह का कोई स्कोप हमने छोड़ ही नहीं रखा है? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ हद तक हमारा जो एक माइंडसेट है वो ये ज़रूर हो गया है, क्योंकि एक 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 भागती ज़िंदगी है, दौड़ती ज़िंदगी है, तो हम ज़रूर ये देखने लग गए हैं कि हाँ, हमें बच्चे को उस लेवल तक उठाना है, आगे क्या होगा, कंपटीशन है, बहुत सारा है। और कई बार ये भी होता है, ये भी मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कई बार ये भी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मान लो कि 5 साल के 7 साल, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ से भी चालू होती है। तो बहुत बार पेरेंट्स और सोसाइटी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके अंदर भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और हम इजीली कह देते हैं कि छोटा बच्चा तो कुछ समझता नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बच्चा घर में एक एक चीज़ को नोटिस करता है, एक एक क्या क्या हो रहा है। अगर पति पत्नी झगड़ रहे हैं, अगर पिता में शराब की प्रॉब्लम है, या घर में कोई और इश्यूज़ हैं, वो बच्चे वहाँ से गेन करते हैं, और वो उनकी जो पर्सनैलिटी फ्यूचर में आने वाली डेवलप करता है। तो वहाँ पर हमें हर एंगल से हमें देखना चाहिए।
हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें बाकी चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं उनकी अक्सर ये शिकायत होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी के साथ नहीं होता, मेरी किस्मत ही ख़राब है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, एग्ज़ाम की डेट चेंज नहीं हुई तो भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। यानी फेवरेबल कंडीशंस उसको नहीं मिलती तो उसको लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ खराबी है। इस तरह की जो शिकायती लहजा होता है बच्चों का, उस पर क्या कहेंगे आप? ये भी कहीं न कहीं कुछ लीड करता है, कुछ अनहेल्दी, अनप्लेजेंट की तरफ लीड कर सकता है? जैसे देखिए, कभी कभार मूड में चेंजेस होना एक नॉर्मल फीचर है। मूड में कभी हो सकता है मेरे पे इतना प्रेशर है, मुझे लग रहा है आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रेस्ट करना चाहूँगा, फाइन, दैट इज़ ओके। बट अगर परसिस्टेंटली जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें बनी हुई है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेस डेवलप हो चुका है और इस लेवल तक जा रहा है स्ट्रेस कि वो आगे जाके एंग्जाइटी डिसऑर्डर, चिंता रोग या फिर अवसाद में कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं हमारे पास जो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सेल्फ ब्लेम, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ नहीं हो सकता है, मैं आगे कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, इस तरह से घबराहट पैदा होने लग जाती है और इस तरीके से उनका एक पैटर्न बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मदद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मदद। स्पेसिफिकली मैं यही कहूँगा कि जो स्कूल में हम काउंसलर्स की बात कर रहे हैं, यस काउंसलर्स की नीड है, बट मैं ये कहूँ कि बहुत से स्कूल्स में काउंसलर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, निम्हांस, जो कि इंडिया का अपेक्स इंस्टीट्यूट है बेंगलोर। उसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ संस्थान हैं जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर्स उनको दे रहे हैं कैसे स्कूल में काम करना है। क्योंकि हम उन तक कैसे पहुंचे, बच्चों तक हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हमारे स्कूल में उस काउंसलर का रोल हो सकता है। और कैसे उनको मदद करें बातचीत के जरिए, जहाँ ज़रूरत है, संभव है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, नहीं है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, कैसे आगे और सोसाइटी में किसको इन्वॉल्व करना है, टीचर्स को कैसे इन्वॉल्व करना है। उसके बाद यस, जहाँ ज़रूरत है मनोचिकित्सक की यह मदद बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी डॉक्टर रवि, आखिर में जानना चाहेंगे, आत्महत्या रोकथाम दिवस है, कोई भी व्यक्ति जो एक्सट्रीम स्टेप उठाने के बारे में सोच रहा है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? हस्तक्षेप हो सकता है? और वो व्यक्ति जो इस परिस्थिति से गुजर रहा है वो क्या अपने स्तर पे कर सकता है? सर देखिए, मैं आपने जो ये बात कही, मैं आपको ये तो बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन एक हेल्पलाइन हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी जस्ट लॉन्च हुई है। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि उसको कुछ समय हुआ है, तो पहले तो वो कुछ लिमिटेड आवर्स की थी, पर अभी उसके आवर्स एक्सटेंड हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी तो आपको प्रोफेशनल चाहिए जो वहाँ पे अवेलेबल सर्विस करा पाएँ। तो उसका एक टोल फ्री नंबर है, तो आप वो टोल फ्री नंबर मेरे ख्याल से इजीली अवेलेबल भी होगा बहुत सी जगह पर। तो पहली चीज़ तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे हैं, तो आप कोई भी एक्शन लेने से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस, मतलब एक बार आप सोचें फिर एक्शन लें। और आप ऐसी जगहों पर आप बात कर सकते हैं जो भी सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस हैं। और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्टिग्मा से बाहर निकल के एक बार मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हमने बहुत बार देखा है कि आदमी उस स्टेज तक पहुंच गया है, पर जब वो एक बार आते हैं तो उसमें चेंजेस आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जी, और सर अगर आप सक्सेसफुली किसी को रोक लेते हैं, उसकी ज़िंदगी बचा लेते हैं, तो क्या रिकरिंग थॉट्स होते हैं इस तरह के, उसको आगे और भी ट्रीटमेंट मैं कहूँगा या मदद की आवश्यकता रहती है? सर देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सी इलनेसेस ऐसी होती हैं, जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, वो क्या रिकरेंट डिजीज़ होती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर रिकरेंट डिजीज़ होती है। मतलब हो सकता है 6 महीने नहीं आई, हो सकता है 2 साल नहीं आई, पर वापस से आ गई। अब पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि पेशेंट इस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, या फैमिली मेम्बर, अब तो ठीक हो गया साहब, 2 महीना हो गया, दवाई ववाई ठीक चल रही है, अब एक काम करें दवाई बंद करते हैं, वो आगे कंसल्ट ही नहीं करते हैं। मैं कहूँगा ड्यूटी दोनों तरफ की है, फैमिली की भी है, पेशेंट की भी है, कि वो प्रॉपर टाइम पे हमको कम्युनिकेट करें, टाइम शेड्यूल लें। और हमारी भी है कि हम उनको बिफोर हैंड हम उनको प्रिपेयर करें कि देखिए ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ और सेकंड टाइम नहीं होगा, इतनी संभावना बनती है, इतनी नहीं बनती है। तो आप वार्निंग साइंस को देखते रहें कि अगर दोबारा सिम्टम्स आ रहे हैं, और मेडिसिन वगैरह कभी भी अगर कोई चल रही है तो बिना डॉक्टर को बताए अपनी मर्जी से कम ज़्यादा नहीं करें। हो सकता है बहुत बार ये भी होता है कि उनको कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं कहूँगा ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इन्फॉर्म करें क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, कैसे उसको बचाया जा सकता है। और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं अनवांटेड, तो वो पहले हमको कम्युनिकेट करें, जस्ट स्टॉप करने से पहले। ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास। यस, रिकरिंग डिजीजेस बहुत सारी होती है, रिकरेंट थॉट्स आ सकते हैं। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आत्महत्या रोकथाम दिवस पर इसी पॉजिटिव नोट के साथ बहुत थैंक यू आपका। और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के जो विचार मन में आते हैं वो विचार आने से रोकेंगे, और मदद जहाँ पर भी मिल सकती है मदद लेने से हम गुरेज नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।